हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 16 मार्च 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस लेक्चर के एंड में यानी लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, क्योंकि दोस्तों जब आप आंसर देते हैं तो इससे आपका मेमोरी पावर और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने चैनल स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी चीज आपको दोस्तों लगे कि इसको नोट करना है तो नोट जरूर करिएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से बाद में रिवाइज करने में हेल्प मिलती है। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में वाहिनी योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। यानी दोस्तों, वाहिनी योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने अपने बजट में की है? तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम ने। दोस्तों, जब भी कोई योजना आप पढ़ें तो उसका उद्देश्य जरूर पढ़ा करें। तो दोस्तों, वाहिनी योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य है इसका, ध्यान से सुनते जाइएगा। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाने वाली लड़कियों को 100% फ्री और सेफ सैनिटरी पैड प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। दोस्तों, ये निर्णय क्यों लिया गया है सिक्किम की सरकार के द्वारा, थोड़ा सा आप समझिएगा। दोस्तों, जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं होती हैं, उनमें कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि सैनिटरी पैड ना होने के कारण वे स्कूल जाना छोड़ देती हैं या उन दिनों में वो स्कूल नहीं जाती हैं। तो दोस्तों, इसके कारण सरकार ने इस पर ध्यान दिया और वाहिनी योजना स्टार्ट की। तो दोस्तों, सिक्किम के 210 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने वेंडिंग मशीन लगवाई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। दोस्तों, सिक्किम जो है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में आता है और इसकी जो कैपिटल है वो है गंगटोक। और गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम है गंगा प्रसाद। ठीक है दोस्तों, याद रख सकते हैं, गंगटोक गंगा प्रसाद। तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और सिक्किम के जो गवर्नर हैं वो कौन है? गंगा प्रसाद। ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? तो चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। कौन है दोस्तों? प्रेम सिंह तमांग। दोस्तों, कई बार जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होते हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो याद नहीं होते हैं, तो आप नोट करते जाइएगा और 1-2 दिन में रिवाइज करिएगा, आपको जरूर याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम सिक्किम की बात करें तो वो भूटान, चाइना और नेपाल से घिरा हुआ स्टेट है। तो दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नेपाल, भूटान और चाइना से घिरा हुआ कौन सा राज्य है भारत का? तो उसका नाम है सिक्किम। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करनी है कि सिक्किम की जो विधानसभा है उसमें केवल 32 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 32 सीटें हैं। जबकि भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो विधानसभा होगी उसमें न्यूनतम सीटें 60 होंगी। कितनी होंगी दोस्तों? 60 होंगी। लेकिन सिक्किम की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 32 सीटें हैं। तो भारत का क्या सिक्किम एकमात्र राज्य है जहां पर 60 से कम सीटें हैं? तो जी नहीं। सिक्किम के अलावा गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी 60 से कम सीटें हैं। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगला प्रश्न है, देवाशीष पांडा को कितने साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? देवाशीष पांडा। तो उन्हें कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा 3 साल के लिए। कितने साल के लिए दोस्तों? 3 साल के लिए। तो दोस्तों, IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा की बात कर लेते हैं। यह उत्तर प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर हैं
और भारत सरकार में वित्तीय सेवा सचिव का काम भी कर चुके हैं। ठीक है, उनका जो कार्यकाल होगा IRDA के अध्यक्ष के रूप में तो वह 3 साल का होगा और उन्होंने IRDA में किसका स्थान लिया है? सुभाष चंद्र खुंटिया का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बार बार बात आ रही है IRDA की, तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, यानी जो बीमा पॉलिसी धारक हैं उनके हितों की रक्षा करना किसका काम होता है? IRDA का, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने बात की है नियुक्ति की। चलिए हाल ही में कुछ हुई नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, MC मैरी कॉम का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो MC मैरी कॉम को ल्यूपिन कंपनी ने, जो कि एक फार्मा कंपनी है, तो अब उसने अपनी शक्ति पहल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, इसी प्रकार से विद्या बालन, जो कि एक अभिनेत्री हैं, तो उन्हें भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स और भी नियुक्ति डिस्कस करते हैं। तो सिंगापुर के रहने वाले हैं T राजा कुमार, तो उन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम FATF के नाम से जानते हैं, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी FATF के अध्यक्ष कौन बने हैं? T राजा कुमार। और T राजा कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? सिंगापुर के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है हाल ही में हुई कुछ नियुक्तियां, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी है? यानी IMF ने यूक्रेन के लिए कितने अरब डॉलर का फंड देने की बात कही है? तो इसका आंसर होगा 1.4 अरब डॉलर। ठीक है दोस्तों, यानी 1.4 अरब डॉलर दिए हैं किसने? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। किस देश को? यूक्रेन को। ठीक है, तो इससे पहले 7 मार्च को वर्ल्ड बैंक ने 723 मिलियन डॉलर के लोन और अनुदान पैकेज की मंजूरी दी है। किस देश के लिए? यूक्रेन के लिए। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है, तो इसमें यूक्रेन की फाइनेंशियल स्थिति भी कमजोर हो गई है, तो उसी की मदद करने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं आगे आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध से लोगों को बेहद ही नुकसान हुआ है। ठीक है, बहुत नुकसान हुआ है दोनों देशों को, रूस को भी नुकसान हुआ है और यूक्रेन को भी नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। दोस्तों, IMF के कार्यकारी बोर्ड के प्रबंध निदेशक यानी MD और अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा है कि यूक्रेन पर रूसी सैन्य आक्रमण बड़े पैमाने पर मानवीय और आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट आप नोट करिएगा। यहाँ पर बात आई है IMF की, तो IMF का फुल फॉर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। तो दोस्तों, IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यह 187 देशों का एक ग्रुप है जो विश्व में मौद्रिक सहयोग बढ़ाने यानी इंक्रीज मॉनेटरी सपोर्ट और वित्तीय स्थिरता लाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करने का काम करता है। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दोस्तों, कई बार एग्जाम में हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत ने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में ले जाने की बात कही है। आंसर होगा इसका पोलैंड। यानी जो यूक्रेन में दूतावास था भारत का, अब वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है? पोलैंड में, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो वो युद्ध हो रहा है उसमें वहाँ की जो सुरक्षा स्थिति है बहुत गड़बड़ हो गई है। ठीक है दोस्तों, अभी कहाँ था यूक्रेन में दूतावास? तो ये था कीव में। कहाँ था दोस्तों? कीव में। तो यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वहीं पर था भारतीय दूतावास, लेकिन अब इसको शिफ्ट कहाँ किया जा रहा है? पोलैंड में। क्योंकि दोस्तों, जो यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक है बेलारूस, दूसरा है पोलैंड, तीसरा है रोमानिया, हंगरी। ये सभी किसके पड़ोसी देश हैं दोस्तों? यूक्रेन के। ठीक है,
और रसिया भी इसका पड़ोसी देश है, लेकिन रसिया की तरफ से तो युद्ध किया जा रहा है। तो अब जो यूक्रेन में भारत का दूतावास था, अब वो कहाँ चला गया है? पोलैंड में। ठीक है दोस्तों, तो यूक्रेन में रूस के बढ़ते मामलों और तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यूक्रेन में भारतीय दूतावास को पोलैंड में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय दूतावास होते हैं वो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, विदेश मंत्री कौन है? अभी वर्तमान में एस जयशंकर हैं। कौन है दोस्तों? एस जयशंकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन आर्मी की मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में 124 किलोमीटर अंदर गिरने की वजह भारत ने क्या बताई है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना हुई है हाल ही के दिनों में, तो आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, भारत की एक मिसाइल है जो गलती से पाकिस्तान के इलाके में चली जाती है। तो भारत ने इस गलती को क्या कहा है कि किस गलती के कारण वो पाकिस्तान के इलाके में गई है? तो दोस्तों, भारत ने कहा है कि एक्सीडेंटल फायरिंग हुई है। ठीक है दोस्तों, यानी हमने फायरिंग नहीं की है, बल्कि एक्सीडेंटल फायरिंग हुई है, यानी धोखे से ये मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के इलाके में चली गई है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इस घटना को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में 124 किलोमीटर अंदर गिरती है। ठीक है, यह मिसाइल भारत के सिरसा से दागी गई थी। अब हुआ क्या है कि मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा था, उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। कहाँ पर? हरियाणा के सिरसा में। ठीक है दोस्तों, तो वो धोखे से कहाँ पर चली जाती है, यानी उसका टारगेट हो जाता है पाकिस्तान का जो एक इलाका है जिसको कहा जाता है मियां चन्नू इलाका। तो वो मिसाइल 124 किलोमीटर अंदर घुस जाती है, कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है, अब लेकिन आपको ये याद रखना है कि इस मिसाइल में किसी भी तरह का हथियार या बारूद नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से किसी भी तरह की तबाही नहीं हुई है। इस मिसाइल की रफ्तार 2 से 3 मैक। दोस्तों, जब भी मैक शब्द आए तो आपको याद रखना है ध्वनि की रफ्तार। तो यह 2 से 3 मैक थी, यानी जो इसकी रफ्तार थी वो 2 से 3 मैक थी, यानी ध्वनि की रफ्तार से यह 2 से 3 गुना अधिक थी। ठीक है, तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में यह पाया गया है कि यह जो मिसाइल थी वह कौन सी मिसाइल थी? ब्रह्मोस मिसाइल थी। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी बारूद या हथियार नहीं था, इसलिए कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने शुरुआती तौर पर तो इसमें परिपक्वता दिखाई, लेकिन अब जो वहाँ के नेता हैं वो इस मुद्दे को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन भारत सरकार ने भी इसमें क्लियर किया है कि जो ये घटना हुई है इस पर खेद है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब जो ट्रेनिंग चल रही थी उसमें धोखे से ये जो मिसाइल है वो पाकिस्तान में गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपना वक्तव्य दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, हमारे देश के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या नाम है दोस्तों? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया है? तो ये खोला गया है ग्वालियर में। ठीक है, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। यह ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में भी खोले जाने वाले हैं। अब ये कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना, इन शहरों में भी मध्य प्रदेश में ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। बात आई है दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो चीफ मिनिस्टर तो आपको पता ही होगा कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा। कुछ समय पहले यानी 2021 में ड्रोन मेला का आयोजन भी कहाँ किया गया था? याद रखना है आपको, ग्वालियर में। कहाँ पर किया गया था? ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर होगा इसका सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? सिल्वर मेडल जीता है। किसने? लक्ष्य सेन ने। तो दोस्तों, लक्ष्य सेन ने
थाईलैंड के प्लेयर को हराया है, यानी थाईलैंड के जो खिलाड़ी उन्हें हराया है। ठीक है दोस्तों, और हरा करके जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, बात आई है बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, इसका फॉर्मेशन 1934 में हुआ था। हेडक्वार्टर आपको जरूर याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। दूसरा क्वेश्चन है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है वर्तमान में। और तीसरा क्वेश्चन है यूक्रेन की कैपिटल क्या है। तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें और मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप उनके माध्यम से कोई भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। यदि आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करते हैं राजा गुप्ता के माध्यम से, तो उसके लिए भी आपको एक कोड यूज करना है, राजा नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अभी अनअकैडमी पर कुछ छूट चल रही है MPPSC और व्यापम के एग्जाम के लिए। तो अगर आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप जरूर कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो इसके बैचेज जल्द ही शुरू होने वाले हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोड जरूर याद रखिएगा, राजा नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आप अनअकैडमी पर आप हमें फॉलो जरूर करिएगा। यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके। आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।